मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर एक निगाह डाली। रात का 1 बज चुका था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हालांकि मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन नींद न आने की वजह शाम में होने वाली लड़ाई थी, जो बहुत ज़्यादा हुई थी। बस यूं समझ लें, अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। ये झगड़ा मेरा अपनी पत्नी से हुआ था और मामूल के मुताबिक खाना मैंने छत पर ही खाया था। इससे पहले कि मैं दोबारा छत पर जाता, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो नमाज पढ़कर उठी थी और बोली, मेरा बच्चा आ गया। माँ जी ने जायनमाज को रखते हुए पूछा, खाना खा लिया? वो जायनमाज अलमारी में रखकर वापस पलटी थी। मैं चुपचाप बैठ गया। वो भी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, पुत्र परेशान ना हुआ कर, वो तो है ही ऐसी। जब से ब्याह कर लाए हैं, एक दिन भी सुख का सांस नहीं लेने दिया इसने हम माँ बेटे को। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरे सीने से भी एक टीस सी निकल गई। मैं तो अभी भी कहती हूँ, उससे जान छुड़ा ले, मैं दूसरी शादी करवा दूंगी। तुम्हारी खाला की बेटी अस्मा है, वो बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, हमारी बाकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मैं तो पहले दिन से ये नहीं चाहती थी, लेकिन खुदा बख्शे तुम्हारे अब्बा को उन्हीं की पसंद की ये बहू लाई गई है और मुझे तो एक आंख नहीं भाती है। उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी, बस अपनी मर्जी कर ली। अगर ऐसा ना होता तो आज हम ये दिन ना देखते। मैं चुप करके माँ जी की बातें सुनता रहा, कुछ ना बोला। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की के खुले शीशे के पार बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। आखिर 1 घंटे बाद बारिश रुक गई और बादल साफ हो गया। मैं बाहर निकला और सीढ़ी की तरफ चल पड़ा। फिर जीना चढ़ते हुए छत पर आ गया। छत पर एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसमें हम घर का सामान वगैरह रखते थे। मैंने कमरे से चारपाई निकाली, उसे छत के बीचों बीच में रखा और कमरे से बिस्तर लाकर बिछा दिया। फिर उस पर लेट गया। उस वक्त मेरे दिमाग में कई ख्याल आने लगे। वक्त तेजी से गुजरता रहा और अब रात का 1 बज रहा था। मैं अभी तक जाग रहा था। मैं चुपचाप लेटा चांद को तकने लगा। चांद को तकते तकते ही मेरे दिमाग की स्क्रीन पर पास्ट की फिल्म चलने लगी। मेरे अब्बा इदरीस हसन और चाचा शब्बीर हसन जुड़वा भाई थे। मेरे दादा जान गांव के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। जब अब्बा और चाचा 6 साल के हुए तो मेरी दादी अम्मी की मौत हो गई। उनकी मौत ने दादा जान को तोड़कर रख दिया। लेकिन तकदीर के आगे इंसान बेबस हो जाता है। वो भी बेबस थे। उन्होंने अकेले ही अपने बेटों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। दिन गुजरते रहे, दोनों भाई जवान हो गए क्योंकि उनकी एजुकेशन पूरी हो चुकी थी। दादा जान ने काफी भागदौड़ के बाद टीचर की जॉब दिलवा दी। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ाने जाते थे, जो कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर था। इस दौरान दादा जान रिटायर हो गए थे। अब उन्हें बेटों की शादी की फिक्र होने लगी। 4 महीने बाद चाचा जान की शादी भी करा दी गई। उनकी शादी के कुछ महीने बाद अब्बा की शादी करा दी गई। मेरी माँ हबीबा बेगम दादा अब्बू के चाचाजाद भाई की बेटी थी। चाचा की शादी के 1 साल बाद अरीबा पैदा हुई। जब अरीबा 1 साल की हुई तो मैं पैदा हुआ था। दादा जान ने बचपन में हमारी मंगनी तय कर दी थी। जब मैं 5 साल का हुआ तो दादा जान की मौत हो गई। अब्बू और चाचा उनके मरने पर बहुत रोए थे। दादा जान उनके बाप ही नहीं माँ भी थे। उन्होंने बेटों के लिए विरासत में 4 एकड़ जमीन और रिटायरमेंट की रकम छोड़ी थी। दोनों बेटों ने मिलकर फैसला किया कि हम इस रकम से दानिश और अरीबा की शादी कर देंगे। हम दोनों उनकी इकलौती औलाद थे। हमारा कोई बहन भाई न था। वक्त का पहिया सिरकता रहा। अरीबा 21 साल की हो गई, जबकि मैं 20 साल का था। इन दिनों अब्बा और चाचा ने फैसला किया कि हम दोनों की शादी के बाद हज पर जाएंगे। यूं ईद से 1 महीने पहले हमारी शादी हो गई। अरीबा और मेरा बचपन एक साथ गुजरा था। हम एक दूसरे की आदत और मिजाज से वाकिफ थे। जब जरा बड़े हुए तो ये बात भी जान गए कि हम एक दूसरे से इंगेज्ड हैं। ये भी सच है कि मैं उसे बहुत चाहता था, लेकिन कभी अपनी चाहत का इजहार नहीं किया था। मुझे अब भी याद है, वो हमारी शादी की पहली रात थी। मैंने अरीबा के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा था, अरीबा, क्या कोई इंसान इतना खुशनसीब हो सकता है जितना मैं हूँ? उसने धीरे से पलके उठाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ ना बोली। मैं उसकी आंखों में खो गया। कुछ पल इसी तरह गुजर गए। फिर मैंने कहा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। उसके होठ कपकपाए। फिर उसने बोलना शुरू किया, दानिश, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं बचपन से खुद को आपकी अमानत समझती हूँ। मुझे यकीन है अब आप मुझे अपना समझेंगे। उस रात मैंने दिल में ही वादा किया कि उसे कभी दुख नहीं दूंगा, हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। मैंने अरीबा से पसंद की शादी की थी, लेकिन ये पसंद 1 साल तक रही। मोहब्बत कब नफरत में बदली कभी पता ही नहीं चल सका। जब एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी वजह मेरी माँ थी। उनका रवैया पहले दिन से बहुत ज़्यादा अजीब था। वो अपनी भांजी को बहू बनाने के ख्वाब देखती थी, लेकिन अब्बा के सामने खुलकर बोल न सकी। लिहाजा वो रिवायती सास बन गई थी। इसी वजह से अरीबा उनके गुस्से का निशाना बनती थी। वो मुझसे माँ की नाइंसाफी की शिकायत करने लगी थी। शुरू शुरू में मैं उसे दिलासे देते हुए कहता, अरीबा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। माँ की बातों का बुरा ना माना करो, वो गुस्से की भले तेज हैं, लेकिन दिल की बिल्कुल साफ हैं। मैं उसका हाथ अपने हाथों में थाम कर प्यार से कहता,
वो धीरे से हंस देती थी। उस लम्हे मुझे ऐसा लगता जैसे फिजा में जल तरंग बज रहा है। मैं फिदा होने वाली निगाहों से उसे देख कर कहता कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना, तुम्हारी मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि जैसे पूरी कायनात हंस रही हो। वो शर्मा जाती, फिर धीरे धीरे मेरा रवैया भी बदलने लगा। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि जब घर आता तो माँ मुझे अरीबा का बताती कि आज उसने ये कहा वो कहा। एक बार मैंने उनका झगड़ा आंखों से देख लिया। मेरा रवैया उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन होठ सिले हुए थे। वो अपने अंदर के शोर दबाने के लिए लबों पर झूठी मुस्कान सजाकर उठते शोर का गला गोपती रही। यही खामोशी तो हमारे बीच दरार का सबब बनी। वो सास की हर बात पे खामोश रही, मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। उसने खामोशी को उसका कसूरवार बताया गया। शादी को 9 साल बीत चुके थे। इस दौरान हमारे बीच इतना फासला हो गया था कि जिसको खत्म करना नामुमकिन हो गया था। हम दोनों के बीच अब तक रिश्ता कायम करने की वजह हमारी बेटी सवेरा थी, जो शादी के 1 साल बाद पैदा हुई थी। उससे हम दोनों ही बेइंतहा प्यार करते थे। पास्ट आज सीना तान कर सामने खड़ा हो चुका था। एक दिन माँ ने कहा, बेटा आज उसने बहुत बदतमीजी की है मुझसे, डायन तक बोल दिया। चुड़ैल कहा है पुत्र, बीवी पाँव की जूती होती है। जब तक उसे अपनी हद नहीं याद दिलाई जाती तब तक उसे अपनी औकात का पता नहीं चलता। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ तुम उसे सबक सिखाओ। माँ मुझे बीवी के खिलाफ भड़काने लगी। मैं भी फर्माबरदार बेटे का सबूत देते हुए उस वक्त गुस्से में उठा और कमरे में लेटी बीमार अरीबा को बालों से पकड़कर खींचा और गुस्से में बोला, मेरी माँ से जुबान दराजी की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं गुस्से में दहाड़ा था। अरीबा अचानक इस आफत पर बौखला गई। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। वो हकलाते हुए बोली, दानिश मेरे बाल छोड़े, बहुत दर्द हो रहा है। वो बाल छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। आज के बाद मेरी माँ से बदतमीजी की तो तलाक देने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, समझी। मैंने नफरत से उसे देखते हुए कहा और बाहर निकल गया। फिर दरवाजे के पास रुककर पीछे देखा। अरीबा हाथों में चेहरा छुपाकर बेआवाज रो रही थी। हमेशा औरत ही क्यों कमजोर होती है कि जब जिसका दिल चाहे उस पर भड़ास निकाल ली, और औरत खामोशी से सब सहती रही। सिर्फ औरत को ही घर बचाने का क्यों ख्याल होता है। जिस हाल में रखिए, जितनी मर्जी गाली गलौज करे, लेकिन वो अपने घर बचाने के लिए सब सह जाती है। होठों को ऐसे सी लेती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पर मुस्कान सजाकर अंदर के उठते तूफान को अंदर ही छुपाए रखती है। यही तो औरत की खासियत है और उसकी कमजोरी भी। माँ जी मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोली, शाबाश मेरा बच्चा, अब इस औरत की अक्ल ठिकाने आएगी। ये कमबख्त इसी लायक है। मैं सुनकर खामोशी से बाहर चला गया। अगली सुबह मेरी आंख अरीबा की आवाज़ पर खुली थी। मैं बेड से उठा और वॉशरूम चला गया। वॉशरूम से निकलकर मैंने किचन के पास ही वॉश बेसिन पर मुंह धोते हुए खिड़की से अंदर झांका तो वो पराठा बना रही थी। सवेरा बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, आपकी बस आने वाली है। अरीबा तवे पर रखे पराठे पर घी लगाते हुए बोली, मम्मा आज मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं है। सवेरा मुंह बनाते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस का नाश्ता करने का मूड नहीं, किस बात पर नाराज है? मैंने किचन की खिड़की से आवाज़ देकर उससे पूछा, पापा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। सवेरा ने जवाब दिया। मैं किचन में चला गया और जेब से 50 का नोट निकालकर सवेरा को पकड़ाते हुए कहा, बेटा जब भूख लगे तो सैंडविच वगैरह खा लेना। थैंक यू पापा। सवेरा मुस्कुराते हुए वैन का हार्न सुनकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। मैंने एक निगाह अरीबा पर डाली और किचन से बाहर आ गया। इस दौरान माँ जी भी मेरे पास आ चुकी थी। बोली, दानिश बेटी के इतने लाड प्यार मत उठाया कर, बिगड़ जाएगी। तुम्हारी बीवी की तरह बेटी भी जबान दराज हो जाएगी। शायद माँ जी बाप बेटी का प्यार देखकर जल गई थी। माँ जी वो मेरी इकलौती बेटी है, उसे लाड प्यार ना करूं तो किसे करूं। दानिश तुम भी मेरे इकलौते बेटे हो। मेरी कब से ख्वाहिश है कि इस घर में अपने पोते की किलकारियां सुनूं। अम्मा सांस लेने को रुकी, फिर बोली, लेकिन तुम्हारी ये कमबख्त बीवी मुझे पोते की खुशी देती ही नहीं। माँ जी ने नया जिक्र छेड़ दिया, लेकिन मैंने बात को पकड़ लिया। माँ जी बेटी को अच्छी पढ़ाई और परवरिश दी जाए तो वो बेटे से भी ज्यादा माँ बाप की खिदमत करती हैं। मैंने माँ जी को समझाते हुए कहा। अरीबा खामोशी से मेज पर नाश्ता लगाती रही। मुझे तेरी किताबी बातें समझ नहीं आती, माँ जी गुस्से से बोली। फिर वो अंदर जाकर नाश्ता करने लगी। मैंने अरीबा की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। मेरे सीने से गहरी सांस निकली। ना जाने कितने दिन से वो मुस्कुराई नहीं थी। मुस्कुराहट जो हर वक्त उसके चेहरे पर रहती थी अब ऐसी गुम हुई थी कि भूले से भी वो कभी हंसती नहीं थी। जिसकी पहचान ही उसकी हंसी थी, अब उसमें खामोशियों ने डेरा जमा लिया था। चमकती काली आंखों में वीरानियां छुप गई थीं। आंखों के नीचे काले निशान आ चुके थे। उसके दाएं गाल पर पड़ने वाला वो डिंपल जो उसकी मुस्कुराहट से और ज्यादा गहरा खूबसूरत हो जाता था, अब उससे दूर था। वो जीती जागती वीरानी की तस्वीर बन चुकी थी। मैं जानता था जब इसका दिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो अपनी हसीन यादों में पनाह ढूंढने लगती है। मैं ऑफिस में सारा दिन काम करता रहता था। हम दोनों डिस्टर्ब थे। दोपहर के वक्त माँ जी ने कॉल की और रोते हुए कहा, पुत्र अभी कुछ देर पहले अरीबे ने फिर लड़ाई की है। उसने तलाक भी मांगी है। तुम चाहो तो उसे अपने साथ रखो, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं तड़प कर बोला, माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, छुट्टी होते ही मैं सीधा घर आ जाऊंगा।
बस आज फैसला का दिन है। सर जी, सब ठीक तो है ना? मेरे क्लर्क ने पूछा। क्लर्क हाशिम, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के करीब थी, बहुत अच्छा इंसान था। मैंने उसे सारी बात बताकर कहा, अब आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, सर आप बस सब्र से काम ले, खुदा बेहतर करेगा। बाकी इतना याद रखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कुछ कसूर माजी का भी होगा। मैंने गहरी सांस ली और बाकी काम निपटाने लगा। अरीबा किचन का सारा काम समेटकर लॉन में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। शादी के बाद उसकी आदत में ये बात शामिल हो गई थी, जब तक मुझे खाना न खिलाती तब तक खुद भी भूखी रहती थी। चाहे सुबह से शाम हो जाए, मैं हमेशा उसके प्यार को जूते की नोक पर रखता था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर भागकर उसने गेट खोला था। जब गाड़ी अंदर आ गई तो उसने गेट बंद कर दिया। मैं गाड़ी पार करके अंदर की तरफ बढ़ा। मैं खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर बाहर आ जाएं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो पीछे से आकर बोली, नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ, और तुम्हें कितनी बार कहा है कि आते ही मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाया करो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने बेहिसी की इंतहा करते हुए कहा और फ्रेश होने चल दिया। फिर जाते जाते अचानक पलटा और उससे कहने लगा, हाँ सुनो, मैंने तलाक के लिए एक वकील से बात की है, वो जल्दी कागजात तैयार कर देगा। मुझे माँ ने बता दिया है कि तुम तलाक लेना चाहती हो। ये सुनकर वो जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई। वो आंखों में से बहते पानी को मुश्किल से रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं वहीं खड़ा रहा था, फिर कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिया। बाहर सवेरा उसका हाथ थामे खड़ी थी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? सवेरा ने माँ की आंखों से बहते आंसू देखकर कहा, बेटा मैं रो नहीं रही, शायद आंख में कुछ चला गया है। और वो मुश्किल से गले को खकारते हुए इतना बोल पाई। आंसुओं का एक गोला था जो उसकी हलक में अटक गया था। अरे कमबख्त, मारी किधर मर गई? जल्दी से दूध ला दे, मुझे दवाई खानी है। उसी वक्त माजी ने अपने कमरे से आवाज दी। मेरे दिमाग में धमाका हुआ। हाशिम ने सच कहा था, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो किसी रोबोट की तरह जल्दी से किचन की तरफ भागी। इससे पहले कि वो दरवाजे पर पहुंचती, अपने सीने पर हाथ रखकर बैठती चली गई। मैं चुपचाप खड़ा रहा। फिर मैंने पलटकर देखा, माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। फिर वो वापस चली गई। अरीबा जैसे तैसे उठी, फिर वाटर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी, जो हाथ से फिसलकर जमीन पर टुकड़ों की शक्ल में बिखर गया। इसके साथ ही वो भी जमीन पर गिर गई। सवेरा भाग कर गई। माँ को गिरा देखकर मुझे आवाज देने लगी। मैं भागकर उसके पास गया और बरामदे में पड़ी चारपाई पर लिटा दिया। फिर मैं फ्रिज की तरफ दौड़ा, लेकिन जब माँ के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो रुक गया। इसकी वजह माँ की वो हंसी थी। अस्मा, तुम भी दुआ करो कि वो मर जाए। अगर बच भी गई तो फिर भी मेरी बातों में आकर दानिश उसे तलाक देने का फैसला कर चुका है। कमरे से आते हुए माजी की आवाज मेरे होशो हवास को जैसे गुम कर चुकी थी। वो फोन पर बात कर रही थी। पापा पापा, सवेरा के पुकारने पर मेरा जिस्म जैसे फिर हरकत करने लगा। मैं माँ जी को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अभी मुझे अरीबा की फिक्र थी। मैं तेजी से भागकर पोर्च में गया और गाड़ी निकाली। मैं गाड़ी बरामदे के पास ले आया, फिर अरीबा को पिछली सीट पर लेटाया, फिर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। ड्राइविंग करते वक्त मेरा दिमाग फट रहा था। कल शाम वाला झगड़ा शिद्दत से याद आने लगा। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, मेरे सामने ज्यादा पटर पटर बोला मत करो, लेकिन तुम पर तो कोई असर होता ही नहीं। वो गुजरते वक्त के साथ पहले दिन से ही खामोशियों की गहराई में उतरती रही। पहले सिर्फ मतलब की बात करती थी या सिर्फ हूँ हाँ में जवाब देती थी। मनहूस जब से इस घर में आई है, उस वक्त से हमारे सरों पर मनहूसियत के साए लहरा रहे हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी। माँ जी की कहर भरी निगाह उस पर डालते हुए बोलती और उसकी आंखों में पानी के सितारे झिलमिलाने लगते। मैं कितना पागल था जो उसकी मोहब्बत और खुलूस को धुतकारता रहा। उसके वजूद को मैं कमतर समझता रहा। मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। माँ जी की बताई बातों पर आंखें बंद करके यकीन करता रहा। पता नहीं मेरी अकल कहाँ चली गई थी जो अरीबा की आंखों के आंसुओं की सच्चाई पर यकीन न कर सका। कितनी आसानी से अपनी माँ जी की बातों में आता रहा। डॉक्टर साहब, अब अरीबा कैसी है? उसे होश आ गया। अब तो 3 घंटे बीत चुके। वो ठीक तो हो जाएगी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गया और बेताबी से पूछा, हौसला रखें मिस्टर दानिश, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। उनकी हालत अब काफी बेहतर है। फिलहाल मरीज अभी दवाइयों के असर में है। उन्हें पैनिक अटैक आया था। अगर आप वक्त पर अस्पताल पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, ना पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब आप तसल्ली रखें, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान मेरे पीछे भी आहट हुई। मैंने पलटकर देखा तो माँ जी आ रही थी। वो करीब आई तो मैं उठकर खड़ा हुआ। उनका हाथ पकड़कर वार्ड से बाहर आ गया। मैं उन्हें लेकर अस्पताल से बाहर निकल आया था। फिर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, माँ जी आप यहाँ से चली जाएं। आप समझ लेना, हम लोग आपके लिए मर गए हैं। आपको अपना घर मुबारक हो। हम अब उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अब आप जा सकती हैं। बेटा ये क्या कह रहे हो? तुम उस चुड़ैल की बातों में आ गए हो जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ चिल्लाई। माँ जी बस करें, आपकी इन घटिया बातों की वजह से मैं उसे यहाँ से दूर लेकर जा रहा हूँ। मैं तकलीफ भरे लहजे में बोला, आपके रवैये की वजह से मैंने ऐसा गलत रवैया उसके साथ रखा।
माँ जी, मैंने आपकी हर बात पर सर झुकाया, कभी किसी बात को नहीं झुठलाया। आपकी बातों में आकर अपनी मनचाही बीवी के साथ इतने साल जुल्म करता रहा। माँ जी, काश आप जरा सा दिल बड़ा करती और अरीबा को सिर्फ एक दिन अपनी बेटी समझ लेती तो आप खुद उसकी खूबियों से वाकिफ हो जाती। लेकिन आपको तो उससे खुदा वास्ते का बैर है। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किए हुआ था। अगर आज माँ जी की जगह कोई और होता तो मालूम नहीं उसका क्या हाल करता। माँ जी, आज के बाद मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं। जब आपको मेरी खुशी से ज्यादा अपनी भांजी प्यारी है तो ठीक है, आज से मैं आपके लिए मर गया। अरीबा 3 दिन तक हॉस्पिटल में रही। अब उसकी तबीयत काफी संभल गई थी। इस दौरान मैंने अपना घर खरीद लिया। चौथे दिन अरीबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं डिस्चार्ज शीट बनवाकर काउंटर पर बिल अदा करने के बाद उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक ले आया। गाड़ी घर के रास्ते के बजाय दूसरी तरफ देखकर अरीबा उलझे हुए अंदाज में बोली, ये रास्ता घर की तरफ तो नहीं जाता। मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर मोड़ काटा। अरीबा, हम अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर हम हर तरफ खुशियाँ होंगी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। कौन से घर? अरीबा की उलझन और बढ़ गई। मैंने नया अपार्टमेंट खरीद लिया है, हम वहीं रहेंगे। अब कभी मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा, वरना मुझे तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियां मार डालेंगी। मैंने बेबसी से कहा, दानिश प्लीज भूल जाएं जो भी हुआ, एक गलत फहमी की वजह से हुआ। अब ऐसी कोई गलत फहमी हमारे बीच नहीं बन पाएगी। अरीबा फिर बोली, प्लीज अपने घर चलें, माँ जी परेशान हो रही होंगी। उन्हें जब मेरी खुशी प्यारी नहीं तो मैं कैसे उनकी परेशानी का ख्याल करूं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं मजबूत लहजे में बोला। इसी बहस में हम फ्लैट पहुंच गए। सवेरा को अपार्टमेंट बहुत पसंद आया था। अभी एक दिन ही गुजरा था कि माँ जी की कॉल आ गई। अरीबा ने फोन मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, प्लीज मेरी खातिर मेरी ताई समझकर बात कर लें। मैंने ना चाहते हुए भी फोन पकड़ लिया। दूसरी तरफ माँ रोते हुए कह रही थी, घर आ जाओ बेटा, मैं जान गई हूँ कि वो बहुत सुलझी हुई बच्ची है। मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया है। मैंने इतने साल तुम्हारा दिल खराब किया ताकि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन सच में उसने साबित कर दिया वो मेरी बहुत अच्छी बहू है। बेटा घर आ जाओ, ये घर सूना है तुम्हारे बगैर। कौन है मेरा तुम्हारे और अरीबा और सवेरा के अलावा? बेटा प्लीज आ जाओ। और मैं अरीबा की तरफ देख रहा था। अरीबा ने मुझसे मिन्नतें की, प्लीज हम घर चलते हैं, इस तरह माँ को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। और यूं हम तीनों अपने घर चले गए, अपनी माँ के पास। मेरी माँ को अब एहसास हो चुका था कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रही थी बहू के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।